अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिलीज़ को, ख़ास तौर पे बिलाल साहब को, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा गाइस, ये जो कहानी है, ये कहानी जासिम साहब की कहानी है और ये कहानी 1998-97 की कहानी है। ये बताते हैं कि सर्दियाँ चल रही थी और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मेरी उम्र 8 या 9 साल थी और मैं थर्ड क्लास का तालिब इल्म था। अब हमारा जो घर था वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कॉर्नर पे या कॉर्नर वाला प्लॉट था। और हमारा घर, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे फादर के जो रिसोर्सेज थे वो इतने अच्छे नहीं थे या उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी, तो हमारा घर आप कह सकते हैं कि एक प्लॉट की तरह था। अंदर दाखिल हो तो एक बहुत बड़ा सा खाली हिस्सा मौजूद था और उस खाली हिस्से या सहन के बाद दो कमरे मौजूद थे और जो बैक साइड वाला हिस्सा है वहाँ पे एक गैलरी नुमा एरिया मौजूद हुआ करता था। अब मेरी जो फैमिली थी, हम 7 बहन भाई थे, मेरे वालिदैन थे और मेरे वालिद अकेले हम सब की किफ़ालत किया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो हमारे घर के पास एक सरकारी स्कूल मौजूद था, मैं वहाँ पे तालीम हासिल किया करता था और जो मेरे स्कूल के टाइमिंग्स थे वो 12:30 बजे से 5 बजे तक के थे। खैर, जब मैं स्कूल से फ्री होता, फ्री होने के बाद घर आता, खाना खाता, अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करता और काम करने के बाद रात को 9:30 बजे सोने के लिए लेट जाया करता था। अब ये जो रूटीन था ये मेरा सालों का रूटीन था, या आप कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत इस तरह से बन चुकी थी कि जब मैं 9:30, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक सोता तो फिर मेरी सुबह 9, 9:30 बजे आँख खुला करती थी। इत्तेफाक की बात है कि जब यह वाक़या मेरे साथ पेश आया, मुझे अच्छी तरह याद है कि हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी और रात के तकरीबन 12, 12:30 बजे का टाइम था। मैं तो अपने टाइम पे ऑलरेडी सो चुका था, लेकिन एकदम से मेरी आंख खुली। अब जब आपकी आंख खुलती है और अगर आप बिस्तर पे या बेड वगैरह पे मौजूद हो, अगर आपने करवट ली हुई हो तो सीधे या उल्टी तरफ आपकी आंख खुलती है और आप सबसे पहले उस तरफ का जायज़ा लिया करते हैं। लेकिन इत्तेफाक देखें कि मैं सो रहा था और जब मेरी आँख खुली तो मैं सीधा सो रहा था, तो मेरी नज़र अल्टीमेटली छत की तरफ या पंखे की तरफ मौजूद थी। और ऐसा ही हुआ कि जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने पंखा मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे लाइट गई हुई है और इस कमरे में बेतहाशा अंधेरा हो रहा है। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में भी मौजूद हों और काफ़ी देर तक अंदर मौजूद रहें, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपको अंधेरे में भी आपके इर्द गिर्द जो भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं वो ना सिर्फ आपको हल्का हल्का सा नज़र आना शुरू हो जाते हैं, बल्कि एक वक्त में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके अतराफ़ में कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल मेरे साथ भी मौजूद थी जब मेरी आँख खुली और सबसे पहले जब मेरी नज़र पंखे के ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि पंखे की जो पंखड़ियाँ हैं उन पंखड़ियों पे कोई बैठा हुआ है या शायद किसी चीज़ को या किसी भी वज़न को उस पंखड़ी के ज़रिए नीचे की तरफ लटकाया गया है। जैसे जैसे मैं उस चीज़ पे या उस वजूद पे गौर कर रहा था तो अब ऐसा लग रहा था कि एक पंखड़ी पे नहीं बल्कि दो पंखड़ियों पे कोई बाकायदा बैठा हुआ है और कुछ इस तरह से बैठा हुआ है कि उसके पाँव नीचे की तरफ लटके हुए हैं। यानी मेरे और पंखे के दरमियान का जो हिस्सा था उस हिस्से में बाकायदा मुझे दो पंखड़ियों पे पैर दिखाई दे रहे थे। यानी कि एक नहीं, दो लोग थे जो कि पंखे के ऊपर बैठे हुए थे। और हैरान कुन बात यह थी कि इस अंधेरे में उनका जो चेहरा था हल्का हल्का सा रोशन सा महसूस हो रहा था। और अगर आप इससे बढ़ के हैरानी की बात करें तो सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि इस अंधेरे में ये जो दो लोग या जो मखलूक़ात मौजूद थी, इनकी आंखें न सिर्फ शोलों और अंगारों की तरह दहकती हुई महसूस हो रही थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा काले चेहरे हैं और इन काले चेहरों के दरमियान ये लाल सी आंखें मौजूद हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि कुछ अजीब तरह का इनका बॉडी स्ट्रक्चर था।
जैसे कि आमतौर पे इंसान के हाथ होते हैं, फिर धड़ होता है और फिर नीचे पाँव मौजूद होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दो गोश्त के लोथड़े हैं जिनके ऊपर मुंह लगा दिया गया है, और मुंह लगाने के बाद इनकी जो आंखें हैं वो अलग से चमकती हुई महसूस हो रही हैं। अल्लाह जानते हैं कि जब मैंने आंखें खोली और ये सब कुछ देखा, और जब मुझे यकीन हो चला कि वाकई में जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सरासर हकीकत है, तो मैंने दोबारा से आंखें बंद की और अपने तौर जो भी बिस्मिल्लाह आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम या जो भी कुरानी आयत वगैरह मुझे याद थी, मैंने उनकी तिलावत करना शुरू कर दी। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने काफ़ी देर तक, मेरा ख्याल है कि आधे घंटे तक मुसलसल जो भी सूरतें आयात मुझे याद आ रही थी, मैंने उनकी तिलावत शुरू की। और जब जब मैं तिलावत कर रहा था तो मुझे अपने इस कमरे के अंदर बच्चों के हंसने की या कहका लगाने की आवाज़ें महसूस हो रही थी। इसी असना में बस अल्लाह ही जानता है कि कब मेरी आंख लगी, और जब मेरी आंख खुली तो सुबह के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। ऐसा लग रहा था जो पंखा मेरे कमरे के अंदर मौजूद है, उसकी जो पंखड़ियाँ हैं, उन पंखड़ियों को वज़न देने की वजह से या वज़न उन पे ज़्यादा पड़ने की वजह से वो मुड़ चुकी हैं। कुछ अजीब सी मेरे कमरे से स्मेल आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे अब से कुछ देर पहले यहाँ पे कच्चे गोश्त को या सड़े हुए गोश्त को रखा गया हो। और एक और अजीब बात थी, वो ये थी कि मेरा पूरा का पूरा जिस्म बुखार में थर थर काँप रहा था, और मुझे बाकायदा 102 103 बुखार चढ़ चुका था। खैर, इस वाक़े के बाद ना सिर्फ मेरा मेडिकली इलाज करवाया गया, बल्कि जो करीबी मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब के ज़रिए भी मुझ पे दम दुरूद करवाया जाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुज़रा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर हुई। और ना सिर्फ मेरी तबीयत बेहतर हुई, बल्कि उसके बाद से मैंने कोशिश शुरू कर दी थी कि जब भी मैं सोने के लिए जाऊं तो मैं इस बात की यकीन दहानी कर लूं कि मेरे साथ कमरे के अंदर कोई ना कोई ज़रूर मौजूद है। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें हैदराबाद से परवेज़ साहब ने शेयर की है। ये बताते हैं कि अब से तकरीबन पिछले 40 सालों से ये लोग हैदराबाद लतीफ़ाबाद के अंदर रहा करते हैं। और ये जो कहानी है ये इनके स्ट्रगलिंग फेज़ की कहानी है, यानी कि जब की कहानी है जब ये अपने फ्यूचर के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इससे पहले कि हम परवेज़ साहब की स्टोरी की तरफ बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अब तक इस ऑडियो टेप को लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दें। परवेज़ साहब बताते हैं कि हमारा जो ताल्लुक़ था वो हैदराबाद लतीफ़ाबाद से था, और 90s का दौर था, यानी स्टार्ट था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा था जैसे मेरा मेडिकल में एडमिशन लेना, या फिर आप कह सकते हैं कि MBBS करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि जो मेरे फादर थे बेसिकली वो एक किसान थे, और सिर्फ एक अच्छी बात थी कि उनके पास कुछ एकड़ ज़मीन मौजूद थी। और मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरे फादर मेरी वजह से या मेरे फ्यूचर के लिए जो भी उनकी ज़मीन है उसका सौदा करें। और बात ये भी थी कि जो मेरे फादर के फादर थे, यानी जो मेरे ग्रैंडफादर थे, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में जो ज़मीन तुम्हारे पास मौजूद है, चाहे कितने ही बुरे हालात क्यों ना हो, इस ज़मीन को फ़रोख्त नहीं करना। लेकिन एक अजीब सी बात हुई कि मेरे फादर ने बिना हमें बताए, यानी मेरी मदर को या हम सबको लूप में लिए बगैर, जो भी उनकी ज़मीन थी उसको सील किया। और सील करने के बाद कराची के अंदर ये जो डाउ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे मुझे टेस्ट दिलवाया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया और मैं MBBS के लिए वहाँ पे क्लासेस लेने लगा। जैसे जैसे मैं MBBS कर रहा था वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा था कि मेरे माँ बाप ने, ख़ास तौर पे मेरे बाप ने, जो कुछ सरमाया या जो कुछ ज़मीन उनके पास मौजूद थी, सारा का सारा मेरे फ्यूचर के लिए दाव पे लगा दिया था। खैर, अल्लाह अल्लाह करके जब मेरा MBBS कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने जो भी हाउस जॉब वगैरह थी उसको कंप्लीट किया और वापस अपने शहर में, यानी कि हैदराबाद लतीफ़ाबाद के अंदर आ गया। अब जाहिर सी बात है, शुरू का जो फेज़ था थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमारे शहर से, यानी हैदराबाद से, आप तकरीबन कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर के फासले पे एक छोटा सा गांव मौजूद था। तो वहाँ के जागीरदार ने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि हमारे यहाँ पे एक अस्पताल मौजूद है
जो कि कहा जाता है कि प्री पार्टीशन अस्पताल है और गए वक्तों में इस अस्पताल को अंग्रेज़ इस्तेमाल किया करते थे। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आने के बाद इस गांव के लोगों की खिदमत करें, आप यहाँ पे रुकें, यहाँ पे ही आपको रिहाइश फराम की जाएगी और जितना मुआवजा आपको शहर में मिलेगा मैं कोशिश करूँगा उससे ज़्यादा मुआवजा मैं आपको दूँ। अब क्योंकि मैं भी एक ऐसे बैकग्राउंड से था कि हमारे घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए थे और हमारी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात गुजारे थे, तो ये जो कुछ मुझे ऑफ़र किया जा रहा था ये मेरे लिए किसी भी नेमत से कम नहीं था। मैंने अल्लाह का नाम लेके उस गांव के अंदर जो हॉस्पिटल मौजूद था वहाँ पे जाके उसका चार्ज संभाला और वहाँ जाके जो भी मेरी ड्यूटीज़ हैं उनको अंजाम देना शुरू कर दिया। अब क्योंकि ये जो अस्पताल था इसका मुकम्मल तौर पे जितना भी इंतज़ाम था वो मेरे हाथ में था और कहा जाता था मुझसे पहले 2 या 3 डॉक्टर यहाँ पे आने के बाद कुछ अरसे में वापस जा चुके हैं। इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या वजूहात थी, मुझे उनके बारे में मालूम नहीं था। बहरहाल जिस तरह से मुझे फैसिलिटेट किया जा रहा था और जितने पैसे मुझे ऑफ़र किए गए थे मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश था। अब आहिस्ता ऐसे करके जैसे जैसे टाइम गुजरा तो वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ मुझे पता चलना शुरू हुई बल्कि अक्सर गार्ड या आप कह सकते हैं जो भी वहाँ पे एक सीनियर स्टाफ था वो मुझे कहा करते थे कि रात के औकात में जब आप ड्यूटी पे होते हैं तो बिला वजह इधर से उधर मूव करने की या इधर उधर घूमने की कोशिश ना किया करें। कोशिश करें कि जब आप फ्री हैं या आपके पास टाइम मौजूद है तो जहाँ पे मेडिसिन रूम मौजूद है या तो वहाँ पे चले जाएं या जहाँ पे जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे जाके बैठ जाया करें। अब मुझे वहाँ जाने से या घूमने से क्यों मना किया जाता था या वहाँ पे ऐसी क्या वजूहात थी जिनकी बिना पे मुझे वहाँ पे जाने से रोका जा रहा था, ये सब मुझे मालूम होनी थी। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे सर्दियों का आगाज़ हो चुका था और अक्सर रात के औकात में इस अस्पताल में या इसके सराउंडेड एरिया में, इस पूरे विलेज में इस कदर सन्नाटा होता था, इस कदर धुंध हुआ करती थी कि बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जो अस्पताल है ये किसी कब्रिस्तान के दरमियान में मौजूद है। इसी तरह मुझे याद है कि शायद दिसंबर का एंड चल रहा था और रात का टाइम था। रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे मैं फालतू बैठा हुआ था। अक्सर मेरी कोशिश होती थी कि जब भी मुझे टाइम मिले या मैं फालतू हूँ तो जो सर्जन वगैरह बुक पढ़ा करते हैं मैं उन बुक्स को निकाल के स्टडी किया करता था। वैसे ही मैं मेडिसिन रूम के अंदर मौजूद था कि मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ पे आईसीयू मौजूद है उस तरफ से किसी शोर शराबे की आवाज़ आना शुरू हुई है। खैर जब मैं उठ के उस तरफ जाने लगा और जैसे ही मैं आईसीयू रूम के सामने पहुँचा तो हैरान कुन तौर पे जो आईसीयू रूम के अंदर लाइट्स मौजूद थी वो मुकम्मल तौर पे बंद हुई हुई थी। हालांकि अगर कोई आईसीयू रूम के अंदर मौजूद ना भी हो तो आईसीयू रूम की जो लाइट्स हैं उनको बंद नहीं किया जाता। अब मैंने सोचा कि मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जाने के बाद जो आईसीयू रूम की लाइट्स हैं उनको ऑन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं अंदर आया, हालांकि इस पूरे आईसीयू रूम में कोई भी मौजूद नहीं था, तो वहाँ पे जहाँ पे ईसीजी मशीन लगी हुई थी एकदम से वो आवाज़ करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आने के बाद किसी ने इस ईसीजी मशीन को जानबूझ के ऑन कर दिया है। खैर मैंने ज़्यादा तवज्जो ना दी और लाइट्स वगैरह खोली और वहाँ पे खोलने के बाद वापस से मेडिसिन रूम के अंदर आ गया। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और मेरा ख़्याल है कि 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, यानी कि सुबह होने ही वाली थी। और इत्तफाक से ये जो आईसीयू रूम था मैं इसके पास जो कॉरिडोर मौजूद था वहीं पे ही वॉक कर रहा था। इसी दौरानिया में मुझे ऐसा लगा कि सामने की तरफ से, यानी जहाँ पे आईसीयू रूम मौजूद है उसके लेफ़्ट साइड से कोई एकदम से भागता हुआ आया है और जो भी वहाँ से भागता हुआ आईसीयू रूम की तरफ आया है, बज़ाहिर कुछ सेकंड के अंदर जो उसका व्यू आया था ऐसा लग रहा था जैसे कोई गंजा आदमी है जो कि ज़ख्मी हालत में है और एकदम से भागते भागते आईसीयू के अंदर एंटर हुआ है। अब ये जो कुछ हुआ ये आनन फानन हुआ और कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ और मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इस सिचुएशन को या जो कुछ मैंने देखा है इसको समझ सकूं। खैर कुछ देर के बाद जब मेरे सेंसेस बहाल हुए या मुझे अंदाज़ा हुआ कि जैसे कोई भागता हुआ अंदर गया है, तो मैं जब आईसीयू रूम के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने आया और मेरी नज़र उस दरवाज़े के ऊपर पड़ी तो हैरान कुन तौर पे ये जो आईसीयू रूम का दरवाज़ा था, इस दरवाज़े के बाहर ताला लटका हुआ था
ताला बंद तो नहीं था, लेकिन जैसे आमतौर पे ताले को खोलने के बाद लटका दिया जाता है, तो वैसे ही वहाँ पे ताला लटका हुआ था। यानी जो भी यहाँ से जाता वो इस दरवाजे को खोलता और खोलने के बाद अंदर दाखिल होता। लेकिन जो मंजर मैंने देखा था वो कदरे मुख्तलिफ था। मेरी आंखों के सामने एक शख्स भागता हुआ आया और दरवाजे को खोले बगैर इस दरवाजे से आर पार हो गया। कुछ सेकंड तक मैं इस दरवाजे को या सीढ़ी को ताज्जुब से देखता रहा। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो वहाँ पे जो स्टाफ था, जब मेरी उनसे मेल या फीमेल नर्सिस से बातचीत हुई तो मैंने कहा कि ज़रा मेरे साथ आईसीयू रूम में चलें। और जब मैं अपने साथ 2 लोगों को लेके उस आईसीयू रूम के अंदर आया और हमने वो ताला हटा के कुंडी खोली और उस रूम को अंदर से देखा, तो ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से कोई भी यहाँ पे नहीं आया है। अब ये जो नर्सिस थे ये सारे आपस में एक दूसरे को मुझसे पहले से जाना करते थे। जब मैंने इस तरह की बातचीत की, इस तरह के ख्यालात का इजहार किया, तो ये सारे के सारे एक दूसरे को ताज्जुब भरी निगाहों से देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कोई ना कोई राज है जो ये मुझसे छुपाना चाहते हैं। यकीनन ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर था जो ये मुझे नहीं बताना चाहते थे। लिहाजा जैसे जैसे 1-2 दिन मज़ीद गुजरे तो ये जो बात थी ये आई गई हो गई। मेरा भी ख्याल था कि हो सकता है मैं नींद के अंदर हूँ, या ये भी हो सकता है कि जो कुछ मैंने देखा है सरासर वो मेरा वहम हो। इसी तरह मेरा ख्याल है कि 5 या 6 रातें मज़ीद गुजरीं और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक एमरजेंसी पेशेंट था जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको यहाँ पे यानी आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया गया था। ये जो पेशेंट था इसके जो बचने के चांसेस थे वो ना होने के बराबर थे और बज़ाहिर यही लग रहा था कि जैसे जो पेशेंट है इसका बचना नामुमकिन है। खैर, किसी का बचना या ज़िंदा रहना ये सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में हुआ करता है। हम डॉक्टर्स अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि उसको भरपूर तरीके से फैसिलिटेट करें, भरपूर तरीके से उसका ख्याल रखें, या उसको जो भी बीमारी है, उसको जो भी ट्रीटमेंट है भरपूर तरीके से करें। इसी रात जब ये पेशेंट आईसीयू के अंदर मौजूद था, रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उसी मेडिसिन रूम के अंदर बैठा हुआ था और मुसलसल एक अखबार पढ़ रहा था। इत्तफाक से उस वक्त मेरे सराउंडेड कोई भी मौजूद नहीं था, ऑल्दो जो मेडिसिन वाला था या जिसे आप कह सकते हैं कि जो मेडिकल स्टोर का मालिक था वो भी वहाँ से कहीं गया हुआ था। इसी दौरानिए में जबकि मेरा फोकस मुसलसल अखबार की तरफ था, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे पीछे से मेरी तरफ चलना शुरू किया है। जैसे जैसे वो वजूद आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुसलसल मुझे पायल या घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे की तरफ से जैसे जैसे कोई आगे बढ़ रहा है उसने यकीनन घुंघरू या पायल पहन रखे हैं। अब जैसे ही मैं इससे पहले कि वहाँ पे पलट के देखता या मैं देखता कि आखिर कौन औरत है जो मेरे पीछे मौजूद है, तो इससे पहले ही किसी ने एकदम से मुझे पीछे की तरफ से धक्का दिया और ऐसा लग रहा था कि 2 बहुत ताकतवर हाथ हैं जिन्होंने मुझे पीठ की तरफ से धक्का दिया है। अब जैसे ही मुझे बैठे बैठे धक्का लगा तो मैं एकदम से सामने जो फ़र्श मौजूद था वहाँ पे जाके गिरा। खैर, जैसे ही मैं फ़र्श पे गिरने के बाद जब मैं फ़ौरन से उठा तो सबसे पहले मुझे गुस्सा आया कि आखिर कौन औरत है जो मेरे साथ इस तरह की हरकत कर सकती है। जब मैं उठ के बैठा और मैंने बैक साइड पे देखा तो दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। यानी कि वो शख्स जिसने मुझे धक्का दिया था या जिसने मुझे नीचे गिराया था, ना ही वो नज़र आ रहा था और ना ही मेरे सामने इस कमरे से कोई बाहर निकला था। अब ये मेरे साथ जो वाक़या हुआ था ये दूसरा वाक़या था और अब की बार मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी को इस तरह का वाक़या शेयर करूं, क्योंकि हो सकता है कि लोग बोलें कि डॉक्टर साहब किसी भी वहम का शिकार हो चुके हैं। ये भी हो सकता था कि मेरे पीछे यानी मेरे जाने के बाद ये लोग आपस में मेरा मजाक उड़ाते। मैं मुकम्मल तौर पे खामोश था और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो अस्पताल है यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद है जो यकीनन अपनी प्रेजेंस को शो करना चाहती है। इसी तरह कुछ टाइम मज़ीद गुजरा और मुझे अच्छी तरह याद है कि 6 मार्च की बात थी और इत्तफाक से मेरी जो अम्मी है यानी जो मेरा सब कुछ है, मैं अपनी अम्मी और अपने अब्बू को लेके इसी अस्पताल में बैठा हुआ था। इत्तफाक से मुझे किसी काम से बाहर निकलना पड़ा और मैंने अपने वालिदैन को कहा कि मैं 10 या 15 मिनट में वापस आता हूँ। अम्मा बताती है कि इस दौरानिए में वो खड़ी हुई
और खड़े होने के बाद उन्होंने किचन की तलाश में कॉरिडोर वाला जो रास्ता था उस रास्ते से गुजरना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी मेरे लिए जब भी आती थी तो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आती थी, तो आज भी वो अपने साथ कुछ खाना, कुछ रोटियां वगैरह लेके आई थी। जब भी ये आती थी तो आमतौर पे कोई ना कोई मेल स्टाफ होता था, तो मैं उसके ज़रिए इस खाने को निकलवा लिया करता था। लेकिन इत्तेफाक से जब का ये वाक़या है तो मेरी मदर बताती कि जब मुझे कोई भी नज़र नहीं आया तो मैं खुद से ही ये जो कॉरिडोर वाला रास्ता था इस रास्ते से गुजरती हुई किचन की तरफ बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे मैं किचन की तरफ बढ़ रही थी तो मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे जाने से पहले पहले कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद है। चीज़ों के हिलने की, बर्तनों के रखने की, या फिर आप कह सकते हैं कि नल के खुले होने की आवाज़ आ रही थी। अम्मी बताती हैं कि जैसे जैसे मैं उस किचन के करीब पहुंची तो जैसे ही मैं वहाँ पे अंदर की तरफ मुड़ने वाली थी तो मेरे मुड़ने से पहले पहले दो लड़कियाँ जो कि मुश्किल से 9 या 10 साल की होंगी, देखने में दोनों बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परियां हैं जो इस किचन के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। ये दोनों बच्चियाँ, ये दोनों लड़कियाँ एकदम से किचन से बाहर निकलीं और हैरान कुन बात ये थी, ये दोनों जो बच्चियां थीं ये थीं तो बहुत खूबसूरत, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इनकी आंखें मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुकी हैं या इनको इनकी आंखों से नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ही वो बच्चियां किचन से बाहर निकलीं तो पहले तो मेरी अम्मी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कौन बच्चियां हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे इनको नज़र नहीं आ रहा है। वाकई में ऐसा ही था। जैसे ही वो बच्चियां किचन से बाहर निकलीं तो वो अपने हाथों के अंदाजे से होती हुई कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगीं। अब पहले तो मेरी मदर ने कुछ सेकंड्स तक उन बच्चियों को देखा, लेकिन उसके बाद मेरी मदर बताती है कि मुझे एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना ये जो बच्चियां हैं इन बच्चियों के पास जाऊं। ऐसा ना हो कि अंदाजे से चल रही हैं, कहीं गिर जाएं, कहीं सीढ़ियों की तरफ बढ़ती चली जाएं। मैं जाती हूँ, इन बच्चियों से पूछती हूँ कि तुम्हें कहाँ पे जाना है और तुम किसके साथ आए हुए हो। अब ये सोचते ही मेरी मदर जब उन बच्चियों के बिल्कुल करीब पहुँची तो मेरी मदर ने बेसख्ता उन बच्चियों से पूछा कि बेटा आप लोगों को कहाँ पे जाना है, क्या आप किसी पेशेंट के साथ आए हैं, या फिर ये बता दें कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। अब जैसे ही मेरी माँ ने इस तरह का सवाल किया तो उन बच्चियों ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दोबारा पूछने पे वो बच्चियाँ कहने लगीं कि यहाँ पे जहाँ पे आईसीयू रूम मौजूद है हम लोग यहाँ पे रहा करते हैं और यहाँ पे हमारे साथ साथ हमारी माँ भी रहा करती है। अब ये जो जवाब था ये बड़ा अजीब सा जवाब था। अगर कोई आपको कहे कि वो आईसीयू रूम के अंदर रहता है और ना सिर्फ अभी से बल्कि काफ़ी अरसे से अपने माँ बाप के साथ रहा करता है, तो आप भी ऐसे जवाब को सुनने के बाद गुस्से का इज़हार करेंगे। वैसे ही मेरी अम्मी को लगा कि ये जो बच्चियाँ हैं शरारत कर रही हैं, या फिर शायद ये बच्चियाँ नहीं बताना चाहती कि ये कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं। खैर मेरी मदर ने फर्दर उनसे कोई बात नहीं की और वो दोबारा से किचन की तरफ बढ़ने लगी। मेरी मदर बताती है कि जाते जाते जब मैंने एकदम से पलट के दोबारा से देखा तो अब वहाँ पे ना ही वो बच्चियाँ मौजूद थीं और ना ही ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ पे कुछ देर पहले मौजूद रही होंगी। खैर किचन में जो भी काम था वो करने के बाद जब मेरी मदर वापस उसी रूम में आई जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, तो आते ही उन्होंने पूछा कि बेटा ये जो दो बच्चियां हैं ये आखिर कौन बच्चियां हैं। अब ये सुनने के बाद मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इत्तेफाक से जितने भी पेशेंट्स आए थे उन तमाम पेशेंट्स में किसी के साथ भी ना ही कोई बच्ची आई थी, और ख़ास तौर पे इस तरह की बच्चियां तो बिल्कुल नहीं आई थीं जिन बच्चियों की आंखें ख़राब हों। अब ये जो वाक़या था ये बड़ा हैरान कुन वाक़या था, और इस वाक़ये के बारे में जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था जो कि आमतौर पे कॉरिडोर के रास्ते में या फिर जहाँ पे दरवाज़ा मौजूद था वहाँ पे ठहला करता था, वो कहने लगा कि अक्सर रात के औकात में यानी 2 बजे के बाद ये जो बच्चियाँ हैं कभी कॉरिडोर में, कभी सीढ़ियों के पास और कभी ख़ास तौर पे आईसीयू रूम के अंदर नज़र आया करती हैं। मुझे नहीं पता है कि कौन बच्चियाँ हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं, लेकिन हाँ मैंने अपनी आँखों से इन बच्चियों को 3 या 4 बार खुद देखा है। अब ये जो कुछ हो रहा था, ये जो भी बातें मुझे पता चल रही थीं, ये सरासर इस बात की यकीन दहानी थी कि जिस हॉन्टेड अस्पताल में हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे गए वक्तों में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि इस तरह की मखलूक़ात खुलेआम नज़र आया करती हैं। इसी तरह यही सिक्योरिटी गार्ड एक दफ़ा बताता है
कि रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था और इत्तेफाक से जहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं, यानी कि जहाँ से रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, ये उस सीढ़ी के सामने से गुजर रहा था। ये बताता है कि इसको एकदम से उन सीढ़ियों की तरफ से पायल या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हुई। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ऐसा फील हो रहा था कि इन सीढ़ियों के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता करके कोई नीचे आ रहा है, और जैसे जैसे जो भी है वो नीचे आ रहा है, वैसे वैसे छन 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 इस तरह करके आवाज़ आ रही है। एक अजीब सी बात थी कि इतनी रात में किसी औरत का या किसी सनफ़े नाजुक का सीढ़ियों से नीचे आना, वो भी ऐसी छत से कि जिस छत के ऊपर ऑलरेडी एक ताला लगा हुआ है, यानी कि बग़ैर ताला खोले उस छत के अंदर एंटर नहीं हुआ जा सकता। खैर, ये गार्ड बताता है कि मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन बावजूद काफ़ी आवाज़ आने के ना ही वो औरत या चुड़ैल या जो भी मखलूक थी वो नीचे आई, और ना ही मेरा किसी इस तरह की औरत से सामना हुआ। हाँ, उसका ये कहना था कि अक्सर रात के औकात में इस एरिए से पायल या घुंघरुओं की आवाज़ आया करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जितने अरसे मैंने इस अस्पताल के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दी, तो इस दौरानिए में मेरे साथ साथ जितना भी स्टाफ था, तमाम के तमाम लोगों ने इस तरह की मखलूक़ात को अपनी आंखों से विटनेस किया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जितनी भी मखलूक़ात वहाँ पे मौजूद थीं, किसी भी मखलूक ने ना ही हम सबको नुकसान पहुँचाया और ना ही हमारे लिए किसी भी किस्म का परेशानी का बाइस हुई।